नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में तिरंगा फहराया है और इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। ये खास कार्यक्रम विश्वकर्मा जयंती के मौके पर रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ रविवार सुबह 9:30 पर संसद की नई इमारत के गज द्वार पर पहुंचे और तिरंगा फहराया है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन और पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और प्रमोद तिवारी भी मौजूद थे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यहां पर आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति पहुंचे और उन्होंने ध्वजारोहण किया है और ये पहला मौका यानी कि नई संसद भवन पर पहली बार यहां पर तिरंगा फहराया गया है। एक देश एक चुनाव कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। पूर्व राष्ट्रपति और कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने शनिवार 16 सितंबर को यह जानकारी दी है। मीटिंग कहां होगी अभी ये नहीं बताया गया है। इसके पहले 6 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की थी। करीब 1 घंटे तक चली इस मीटिंग को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया था। अमित शाह इस कमेटी के सदस्य हैं और अर्जुन राम मेघवाल स्पेशल मेंबर हैं। एक देश एक चुनाव के प्रपोजल पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को एक कमेटी बनाई थी। यह कहा गया था कि कमेटी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से जुड़े कानूनी पहलुओं पर गौर करने के साथ ही साथ आम लोगों की राय भी लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और प्रधानमंत्री 73 साल के हो गए हैं। देश के बीजेपी पीएम यानी कि इनका जन्मदिन को देखते हुए अब बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तहत धूमधाम से इसको मना रही है। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक अलग अलग प्रोग्राम तय किए गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ओडिशा के कटक में एक कलाकार दीपक विस्वाल ने धुएं से उनका पोस्टर बनाया है। वहीं दीपक ने कहा है कि इस तस्वीर में कोड़क चक्र दिखाया गया है जो उड़ीसा की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। इस कोड़क चक्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के नेताओं से मिलने के दौरान बैकड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल किया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्राजील में शनिवार को एक प्लेन क्रैश में पायलट और को पायलट समेत 14 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ब्राजील और अमेरिका के पैसेंजर्स शामिल थे। वहीं सभी पैसेंजर्स वर्सिंगलोस में फिशिंग के लिए जा रहे थे और यहां हादसा देश की अमेजोनास की राजधानी मनोस में करीब 400 किलोमीटर दूर वर्सिलोन प्रांत में भारतीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे हुआ है। वहीं ब्राजील के सिविल डिफेंस ने सभी की मौत की पुष्टि की है। ब्राजीलियन मीडिया के मुताबिक हादसे के वक्त तेज बारिश हो रही थी। माना जा रहा है कि खराब मौसम के चलते पायलट प्लेन को लैंड कराने के लिए लैंडिंग स्पीड का अनुमान नहीं लगा पाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की नई बनी कार्य समिति की हैदराबाद में चल रही बैठक का आज दूसरा दिन है। आज पार्टी यहां विजय रैली निकालेगी और तेलंगाना के लिए 5 गारंटियों की घोषणा करेगी। शनिवार की बैठक में कहा गया है कि केंद्र सरकार राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। इसमें दावा किया गया है कि भाजपा देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए
चुनौती है और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसानों के मुद्दे पर अक्सर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, फिर चाहे पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो। कुछ ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी का भी है। जब किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया, आम आदमी पार्टी ने साथ देने के तहत दावे भी किए थे, लेकिन जब पंजाब में किसानों ने प्रदर्शन किया तो लाठीचार्ज होती है। अब सवाल यह है कि ये कैसी राजनीति है? रिपोर्ट देखिए। किसानों के मुद्दे पर सभी सरकारें बढ़ चढ़कर बातें करती हैं, बयानबाजी करती हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन की कुछ ऐसी तस्वीर आ रही है जो सवाल खड़ा करती है। सवाल राजनीतिक पार्टी पर, सवाल विपक्ष में रहकर किसानों के साथ का दावा, सवाल सत्ता आते ही किसानों पर लाठीचार्ज। इन सवालों को उठाती तस्वीर पंजाब से आ रही है। किसानों ने जब 21 अगस्त 2023 को प्रदर्शन किया तो पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज करा दी। लेकिन याद कीजिए, जब किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे, तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, और दोनों ही जगह पर किसानों के आंदोलन का साथ दिया जा रहा था। अब याद कीजिए, जब 25 नवंबर 2020 में किसान संगठनों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया और इस दौरान आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी और इन तीनों कृषि कानूनों को 3 काले कानून बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी, हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल के इस बयान की हकीकत को समझिए। जब 21 अगस्त 2023 में किसानों ने लोंगोवाल में प्रदर्शन किया तो पंजाब सरकार का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। किसानों का साथ देने का दावा और वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करती है। पंजाब पुलिस की लाठियां किसानों के शरीर पर बरसती हैं और भगवंत मान सरकार धृतराष्ट्र की भांति अंधी हो जाती है। किसानों ने आरोप लगाया, पुलिस की पिटाई से 70 साल के एक किसान की कथित तौर पर मौत हो गई। किसानों ने बताया कि किसान मुआवजे की मांग को लेकर चंडीगढ़ जा रहे थे। राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के कारण किसान पीड़ित है। तो वहीं पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन करने का फैसला किया। 28, 29, 30 सितंबर को पंजाब में 14 जगह पर ट्रेन रोके जाने का फैसला किया। इन किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे कई किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। इनमें से कई किसानों के ऊपर दर्ज मामले वापस नहीं हो पाए। किसानों की मांग है कि इन मामलों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड को लेकर भी किसान मुखर हैं। उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया, उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ ही किसानों ने प्रदेश में कई जगहों पर आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी मांग की है। इसके अलावा MSP कानून गारंटी कानून बनेगा। मनरेगा योजना के तहत हर साल 200 दिन का रोजगार, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, किसानों और मजदूरों का कुल कर्ज खत्म करने की मांग पर अड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, किसानों का साथ देने वाली आम आदमी पार्टी कितना किसानों के साथ है। जब केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे थे तो खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तमाम दावे कर रहे थे, और जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो रही है। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? सोचने वाली बात है।
ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में अब एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष अब कई समाचार चैनलों पर 14 टीवी एंकरों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा। विपक्ष के इस फैसले का देश को क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से दिए गए विवादित बयान हो या फिर बैठक में लिए गए फैसले लगातार परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। गठबंधन के नेताओं की ओर से होती इन भूलों के कारण इंडिया को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी सनातन धर्म पर बयानबाजी वाला मामला शांत नहीं हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हुए एक फैसले ने देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर दिया। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में तय हुआ कि कमेटी एक मीडिया से संबंधित ग्रुप बनाएगी जो ये तय करेगा कि किस किस एंकर के शो में गठबंधन का कोई भी दल अपना प्रवक्ता नहीं भेजेगा। The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. इंडिया कमेटी ने समूह बनाए हैं जो गठबंधन के लिए मीडिया से संबंधित काम करेंगे। न्यूज एंकर का नाम तय करेंगे जिनके शो में इंडिया गठबंधन का कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगा। किन पत्रकारों से विपक्ष को ऐतराज? अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, विकल लियाकत, शिव अरोर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिंह। विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस तरीके से बयानबाजी की है वो आगामी चुनावों में सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर सकती है। जो मीडिया है जो खासकर गोदी मीडिया की बात मैं कर रही हूँ, उसमें कुछ जो ऐसे एंकर्स हैं जो बिल्कुल एंटी इंडिया जो अलायंस है उनके खिलाफ होते हैं, तो वहाँ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ नहीं जाएंगे। इसका फैसला हो। न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन ने भी अब विपक्ष के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। NBDA ने बयान जारी करते हुए कहा है कि विपक्षी गठबंधन की ओर से लिए गए फैसले से हम चिंतित हैं। इस फैसले ने लोकतंत्र में एक खतरनाक मिसाल कायम की है। अब सत्ताधारी गठबंधन NDA ने भी विपक्ष के इस फैसले को आपातकाल से तुलना की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सोशल मीडिया X पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के इतिहास में मीडिया को धमकाने और अलग विचार रखने वालों को चुप करने के कई उदाहरण हैं। पंडित नेहरू ने बोलने की आजादी पर रोक लगा दी थी और उनकी आलोचना करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इंदिरा जी भी ये करने में स्वर्ण पदक विजेता बनी हुई है। वहीं सोनिया जी के नेतृत्व वाली UPA सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ इसीलिए प्रतिबंध लगा रही थी क्योंकि कांग्रेस को उनके विचार पसंद नहीं थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जहां विपक्ष के इस फैसले को हताशा भरा बताया है, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में भी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ में कहते सनातन धर्म को खत्म करेंगे। अरे सुन लो राहुल गांधी, कान खोल के, हम सबके पूर्वज यहीं से ही हैं और तुम्हें याद करके कहना चाहता हूं, मुगल आए आकर चले गए। मुगलों ने भी सपना देखा था सनातन को खत्म करने का। मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कांग्रेसी आए आकर चले जाएंगे। सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा मेरे। अब सवाल ये है कि विपक्षी कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रेस पर सवाल खड़ा करना
2024 के चुनावों में पूरा गेम पलट सकता है, क्योंकि उनका ये फैसला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। नासिर जुनैद हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार बजरंग दल कार्यकर्ता और गौरक्षक मोनू मानेसर राजस्थान से हरियाणा आए हैं और हरियाणा पुलिस ने भरतपुर की कोर्ट में मोनू मानेसर का प्रोडक्शन वारंट हासिल कर लिया है। वहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार मोनू को 25 सितंबर को राजस्थान जेल से हरियाणा पुलिस हिरासत में लेगी। जब उसकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो जाएगी, हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि 6 फरवरी को पटौदी पुलिस स्टेशन में मानेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर कुछ अन्य लोगों के साथ 2 समुदायों के बीच झड़प में 4 लोगों को घायल करने का आरोप भी लगाया गया था। महीन खान नाम के व्यक्ति को गोली लगी है थी और मोहिन के पिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनका बेटा बाजार में था जब एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर गोली चला दी। मोहिन के चाचा ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के सदस्य बंदूक लेकर घूम रहे थे। मोनू मानेसर को हरियाणा लाएगी पुलिस और जिसके बाद अब उससे पूछताछ भी की जाएगी। उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में आज अल सुबह यानी कि एक होटल में भीषण आग लग गई है और मसूरी पुलिस ने बताया है कि कैमल बैक रोड पर स्थित रिंग होटल में आग लगी है और ये आग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से आग लगी है। आग की घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि आग की चपेट में आकर 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। वहीं मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हैं। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग फाइनल 2023 में सिल्वर से संतोष करना पड़ा है। वे पिछले साल जीता हुआ अपना खिताब बचाने में नाकाम रहे हैं। रविवार सोमवार की रात नीरज ने मौजूदा सीजन के फाइनल इवेंट में 83.80 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि चेक रिपब्लिकन के जैवक ने 84.24 मीटर के स्कोर के साथ गोल्ड जीत लिया है। जिहाद करने के लिए जिहादी किस हद तक जा सकते हैं, ये तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 2 जिहादी भाइयों ने 100 से अधिक लड़कियों के साथ अश्लील हरकत की है। रिपोर्ट देखिए। टेलर कन्हैया लाल कुमार, शायद आप लोग नाम भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, हम आपको नाम याद दिला देते हैं। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की सबके सामने कुछ कट्टरपंथियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि टेलर कन्हैया लाल ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। एक वो टेलर थे, मगर आज हम एक ऐसे जिहादी टेलर के बारे में आपको बताएंगे जो कपड़े का नाप लेने के बहाने लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता था। खैर, जिहादियों द्वारा यह हरकत कोई पहली बार नहीं है। उनकी गंदी हरकत पहले भी कई अलग अलग मामलों में निकलकर सामने आई है। कभी टेलर बनकर, तो कभी प्रेमी बनकर, तो कभी हलवाई बनकर गलत काम करते ही रहते हैं। ताजा मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से सामने आया है, जहां 2 जिहादी दर्जियों की काली करतूत ने झकझोर के रख दिया है। दरअसल मोहम्मद उमर और मोहम्मद शकील नाम के दर्जियों ने यूनिफॉर्म का नाप लेने के नाम पर स्कूली छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ की। जानकारी के अनुसार मामला उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का है।
यहाँ स्कूल प्रबंधन ने 22 अगस्त और 6 सितंबर को लड़कियों की यूनिफॉर्म का नाप लेने के लिए 2 दर्जियों को बुलाया था। इसके बाद एक निजी कारखाने की ओर से मोहम्मद उमर और मोहम्मद शकील स्कूल आए। बताया जा रहा है कि उमर और शकील ने 100 से अधिक छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ की, उनके शारीरिक अंगों को छूने की जुर्रत की। इस मामले में अभिभावक संघ ने पुलिस को शिकायत दी है और कहा गया है कि यूनिफॉर्म का नाप लेते हुए दोनों दर्जी छात्राओं को गलत तरीके से छू रहे थे। इस दौरान अश्लील शब्दों का भी उपयोग किया। पीड़ित छात्राओं ने इस मामले में पहले स्कूल प्रबंधन से शिकायत की थी। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। मामले की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान छात्राओं और अभिभावकों ने दोनों दर्जियों की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने किसी तरह दोनों दर्जियों को गुस्साई छात्राओं और अभिभावकों की भीड़ से बचाया और अपने साथ ले गई। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं अभिभावकों का कहना है कि जिस दौरान दोनों दर्जी मोहम्मद उमर और मोहम्मद शकील लड़कियों से नाप लेने के नाम पर छेड़छाड़ कर रहे थे, उस दौरान स्कूल कर्मचारी अशोक आर्य, ममता खोलिया और चंद्रशेखर भी मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि सब कुछ देखने के बाद भी ये लोग चुप रहे। स्कूल प्रबंधन ने इन तीनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि जिन लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं, उनमें से कुछ लड़कियां हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलकर आई हैं। आम जनता को ये समझने की विशेष जरूरत है कि इन जैसे कट्टरपंथियों को जितना दूर रखा जाए उतना ही बच्चियों के लिए सही है। वैसे इस मुद्दे पर किसी भी वामपंथी नेता का ज्ञान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले को हम उलट दे तो शायद धर्मनिरपेक्षता की बीन बजाने वाले बीन बजा चुके होते। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की है। इससे पहले भी वो इस धर्म ग्रंथ को समाज को बांटने वाला बता चुके हैं। इसी पर अब सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। लंबी चुप्पी के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मुंह खोलते ही विवादित बयान दे दिया। इस बार उन्होंने रामचरितमानस की तुलना बेहद खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड से की है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। चंद्रशेखर ने कहा 55 तरह का व्यंजन परोसकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दिया जाए तो क्या होगा। रामचरितमानस के साथ भी यही हाल है। उन्होंने रामचरितमानस के अरण्य कांड की चौपाई पूजहि विप्र सकल गुण हीना शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा का जिक्र किया और इसे जातिवाद को बढ़ावा देने वाला बताया। इस चौपाई का जिक्र करते हुए उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या गुणहीन ब्राह्मण पूजनीय है और गुणयुक्त शूद्र वेद का जानकार होने के बाद भी पूजनीय नहीं है। चंद्रशेखर ने अपने विरोध को सही बताते हुए कहा कि जिन बातों का विरोध वे कर रहे हैं उसका विरोध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नागार्जुन ने भी किया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने चंद्रशेखर यादव के बयान के जरिए विपक्षी गठबंधन की सोच पर सवाल खड़े करते हुए गठबंधन को हिंदू धर्म विरोधी बताया और इस तरह के बयान को हिंदुओं को बांटने की साजिश भी बताया। तो जहर तो भरा ही हुआ है उनके अंदर। ये जितने भी इंडी अलायंस वाले हैं, इन सब के अंदर हिंदू धर्म के लिए जो जहर भरा हुआ है, उनके हर वाक्य में ये विषय दिख रहा है। वरना आप सोचिए, कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म डेंगू है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म एड्स है? ऐसे शब्दों का तो प्रयोग ये रोज रोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। तो वहीं चिराग पासवान ने चंद्रशेखर के बयान को शिक्षा की मूल समस्या से ध्यान हटाने और छात्रों में बंटवारे का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग की। छात्रों की चिंता नहीं, आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहां पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है।
जहां पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज पर रहता है। इस तरीके के विवादित बयान देने से कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये बताएगा कि सिर्फ समाज में बंटवारे की भावना उत्पन्न होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो लोगों का ध्यान शिक्षा की समस्या से हटाने और अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी को रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार को वोट बैंक और सरकार की चिंता छोड़कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एएमबी नेटवर्क।